नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैप्टर में ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे चैप्टर नंबर 10 स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, क्योंकि पिछला चैप्टर हमने देखा था कि किस तरह से भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। अब आज़ादी के बाद की परिस्थितियाँ थोड़ी सी समझ लेते हैं। आप जान रहे हैं आज़ादी हमको मिली किसके साथ? विभाजन के साथ। एक नया और खंडित राष्ट्र मिला। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। तो क्या क्या चुनौती थी हमारे सामने? ये कौन सी फोटो है? ये तस्वीर है इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हो रहा है फरवरी 1948 में। क्योंकि हुआ क्या, अभी हम लोग को आज़ाद हुए यानी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद होते हैं और 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसको लगता था नहीं, इकट्ठे नहीं रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। और ये देखिए, ये इलाहाबाद में गांधी जी का अस्थियों का विसर्जन हो रहा है। कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी। तकरीबन 34.5 करोड़ लोग थे। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। ये स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं का खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। ये सारी समस्याएं थीं और एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आज़ादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। ऐसे में एक नए संविधान की रचना हो रही थी। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
हमारे संविधान की एक खासियत ये थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब ये था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। ये क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों-टुकड़ों में मिला था। सार्वभौमिक वयस्क माने सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी ये अधिकार यानी सार्वभौमिक मताधिकार टुकड़े टुकड़े में ही दिया गया था। तो इस लिहाज से ये अपने लिए बहुत बड़ी बात तो थी ही। वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी अधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। और ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। ये देखिए, ये तस्वीर है संविधान सभा की, जिसमें संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्तावों को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू ये खड़े हैं, पढ़ रहे हैं और संविधान सभा के सदस्य देखिए सब बैठ के सुन रहे हैं। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। मतलब कुछ लोग चाहते थे कि भारत भी एक हिंदू राष्ट्र बने, जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना है। परंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। ये सब अपने आप में वो कदम थे जिनसे आज तक हमारा देश बना हुआ है। ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। और संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों सालों तक दबा कर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाना था। ये देखिए, हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में नेहरू ने कहा था,
हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहें तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो और वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। ये देखिए हमारे नेहरू जी के विचार थे। माने उनका कहने का मतलब था कि बेशक पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ चाहे इतना अत्याचार हो रहा हो, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो मुस्लिम हैं, भले ही वो नाम में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो इतनी संख्या में हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं और ये फैक्ट है, इसको हम लोग चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे सबके अधिकारों की रक्षा होती है, वैसे ही उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। ये सारे चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिख के नेहरू जी ने बताया था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। यानी केंद्र सूची मतलब जिसपे केंद्र ही फैसला ले सके, राज्य जिसपे राज्य का अधिकार हो, और संयुक्त यानी जिसपे दोनों सरकारें फैसला ले सकती हूँ। ये एक चित्र है जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये देखिए बैठे हुए हैं। B.R. अम्बेडकर को सब लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वे एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों को मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। ये नहीं कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक हो, आर्थिक भी हो और उसके साथ साथ सामाजिक भी हो। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पे चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में
एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। आपको क्या लगता है, अंबेडकर जी ने सही कहा था? बिल्कुल सही कहा था। अब समस्या ये है कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। भाषाई माने भाषा संबंधित, माने अगर कहीं तेलुगु बोली जा रही है तो सारे तेलुगु बोलने वाले एक स्टेट में हो जाएंगे, ऐसे उनको अलग एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक ही थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता, यानी भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिए। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। ये हैं गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु। तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए और कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। ये देखिए भाषाई राज्यों का गठन किस तरह से हुआ। 14 अगस्त 1947 से पहले जो प्रांतें हैं और रियासतें यानी जिन पे राजाओं का कब्जा था, जो रेड कलर का दिख रहा है, और ब्रिटिश भारत जिस पे अंग्रेजों का कब्जा था। तो आप ये मान के चलिए, जब अंग्रेज गए थे तो येलो कलर वाले इलाके को आज़ाद किए थे। जो ये रेड मतलब हल्का पिंक कलर का दिख रहा है, इस सारे इलाके को वो नवाबों के क्षेत्र में था, रियासतें थीं। इनसे कहा मनो भारत में मिलो, मनो पाकिस्तान में, मनो स्वतंत्र रहो। तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा।
जैसे ये देखिए हैदराबाद, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये मैसूर, ये पूर्वी भारत, ऐसे ही। अब फिर जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गईं। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया। और ये अलग अलग अन्य राज्य बने, जैसे देखिए मध्य प्रदेश है, ये मद्रास बना, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, ये बम्बई राज्य बना, ठीक। और ये देखिए 1975 में भारतीय राज्यों का मैप बना हुआ है। इसमें से अगर आंध्र प्रदेश से इस समय है वो अलग हुआ है, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर अलग अलग बट गया है। बाकी देखिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इतना तेलंगाना बना है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश, मेघालय, असम, सिक्किम, ये इतने स्टेट हैं। ये चित्र बना हुआ महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल है और स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। जितना ज़्यादा डैम और वो सब बन रहा है, पुल उतना ही विकास हो रहा है। तो विकास की योजनाएं कैसे बन रही थी? भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमत थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र, राज्य माने सरकार से संबंधित, ये नहीं कि राज्य शब्द का अर्थ देश के विभिन्न राज्य प्रांत नहीं है कि उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, पंजाब राज्य, ये राज्य नहीं। राज्य माने सरकार। राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। ठीक, यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। ये देखिए ये गांधी, ये फिगर बना हुआ है, इसमें गांधी सागर बांध पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर ये बांध बनाया गया है। 4 बांधों में से ये पहला बांध था जिसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है, जो ज़्यादा जरूरी था। देखिए पंचवर्षीय योजना पर नेहरू जी के क्या विचार थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह, उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से, हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते।
जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। ये देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू हैं। भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछले ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू मिलने गए भिलाई इस्पात कारखाने में। जैसे कुछ लोगों को लग रहा था कि इन सब चक्कर में खेती की यानी कृषि की अवहेलना हो रही है। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है, और कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। कहीं ना कहीं ये बात सच साबित हो रही है। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। आप सोचिए, क्या मीरा बहन की मान्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यताएं के लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे? चर्चा कीजिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ। और इन चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूषण, जंगलों के विनाश और हमारी दुनिया पर पड़ रहे प्रभाव, इन सारे उदाहरणों के बारे में सोचिए। मीरा बहन सही कह रही थी क्या गलत? और क्या हो रहा था? एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू हैं और कृष्ण मेनन हैं। ये कृष्ण मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज उठाई थी। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 45 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 47 में हम लोग आज़ाद हुए थे। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में ही थी, यानी अभी जन्म ही ली थी। 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा हुई और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों का आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हों। परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ बने रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुट निरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। बाडुंग, इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीकी के नेताओं की बैठक हो रही है 1955 में। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। देखिए, आज 2024 बीत चुका है और आज़ादी को एक तरह से 78 साल बीत चुके हैं, ठीक। और इस दौरान आप ये समझिए, इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा।
संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए। भारत अभी भी एक और लोकतांत्रिक मतलब भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हो गई हैं और आज़ादी से अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीबी का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। और इसका सबसे देखिए जीता जागता उदाहरण ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये बम्बई स्थित धारावी की तस्वीर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। ये झुग्गी बस्ती है। इसके दूसरे वाले सिरे पे देखिए आप ये गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। यानी एक ही तस्वीर में समाज का दो पहलू, भारत का दो पहलू दिख रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है बम्बई में और इसके दूसरी तरफ गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं। यानी जो गरीबी अमीरी का फासला है वो बहुत गहरा है। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि वो विफल नहीं हुआ है। श्रीलंका में उस समय क्या हो रहा था? 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, तत्कालीन नाम सीलोन था, यहाँ की संसद ने एक कानून पारित करके सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सीलोन को बांटना चाहते हैं? निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। सिंहली भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अडिग रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है और अभी हाल ही में आपने देखा कि वहां भी तख्ता पलट हो गया, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहां के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ अपनी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था, तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता।
जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है, तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखिए, ये चित्र है बंदूक लिए हुए तमिल उग्रवादी का, श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रतीक है। तो ये चैप्टर आपको बताता है कि आज़ादी के बाद भारत की क्या-क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, क्या अब कुछ बदलाव हुए हैं। तो ये आज यहाँ चैप्टर आखिरी चैप्टर था क्लास 8th का। अब हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्न आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और 9th से आप विश्व इतिहास को पढ़ेंगे। ये भारत का इतिहास था जो आप 3 भागों में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों मिला के समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।